हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम बेसिस डिसाइड करेंगे कि किस बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं और उसके हिसाब से हम इनके बीच में कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। तो देखिए, मीनिंग के मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग की वो ब्रांच होती है जो आपको प्रोडक्ट के प्रोडक्शन जो भी है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ये प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। इस चीज़ को कंप्यूट करने में कौन हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। वहीं पे अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है, मतलब अकाउंटिंग की वो ब्रांच होती है जहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशंस को बताते हैं। करेक्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, कॉस्ट कंप्यूट करना हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है और वो भी कैसे हो जाएगी आपकी, कि जिससे हम फाइनेंशियल पिक्चर्स बता सकें कि इस कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन जो काम होता है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप कॉस्ट एसरटेन करते हैं, कॉस्ट एलोकेट करते हैं, कॉस्ट क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली एक यूनिट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आई है वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ही कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रिड्यूस करना है, ये सारा चीज़ भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का ये चीज़ हो जाता है कि हम पता कर सकें कि कॉस्टिंग पर यूनिट पड़ क्या रही है। वहीं जब हम बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करते हैं तो इसका काम होता है ऑपरेशन रिजल्ट, जो ऑपरेशनल रिजल्ट है उसको प्रेजेंट करना। ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब आपका बिजनेस, आप सेल परचेज कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अब बिजनेस करने में आपने क्या सामान खरीदा, कितने का खरीदा, आपने कितने प्राइस पे उसको सेल किया, लोगों को सैलरी दी है, वेजेस दिए हैं तो क्या दिया, रेंट दिया तो क्या दिया, आपको इनकम आई तो कहाँ कहाँ से इनकम आई। तो बेसिकली जो काम आप कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है और पूरा फाइनेंशियल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका एक कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि प्रॉपर फाइनेंशियल सारे ट्रांजेक्शन्स को एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा साल भर में ऑपरेशनल वर्किंग हमारी क्या रही है, उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो उसके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट बेसिस है कॉस्ट दैट यूज टू रिकॉर्ड। मतलब हम क्या क्या यूज़ करते हैं अपने जब रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जब प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब प्रिपेयर करते हैं, तो किस तरह की कॉस्ट को, किस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट दोनों पे बेस्ड होती है। मतलब क्या हो गया, देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है उसको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल कहलाता है। और प्रीडिटरमाइंड का मतलब जो चीज़ अभी नहीं हुई है हम उसको एस्टिमेट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं प्रीडिटरमाइंड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दोनों काम करते हैं। हम जो खर्चा हुआ ही नहीं है उसको एस्टिमेट करके भी रिकॉर्ड करते हैं और जो हो चुका है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे आपको अगर आप पता हो कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह हमारी होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, तो आप वहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, बजटेड फिगर लिखते हैं कि ऐसा होगा, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतने में आ जाना चाहिए। और उसके बाद हम एक्चुअल कॉस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एक्चुअली हिस्टोरिकल बेस पे कि कितने का हुआ, हम एक्चुअल भी रिकॉर्ड करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों तरह की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक। वहीं पे बात हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे बनती है आपकी, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ईयर एंड तैयार होते हैं, साल भर में। साल भर में आपने क्या काम किया, क्या खर्चा किया, क्या इनकम कमाई, जो एक्चुअली आपने की होगी वो वहाँ रिकॉर्ड होने वाली है। क्लियर है। तो ये क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है, सिर्फ एक्चुअल फिगर्स वहाँ पे आते हैं। कोई भी एस्टिमेट चीज़ें आप वहाँ पे नहीं डालते हैं, आप एक्चुअल चीज़ें डालते हैं कि येस मेरा रेंट इतने का गया, मेरा वेजेस इतने का गया, है ना, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतने का हुआ। जो हुआ है, जो हो चुका है खर्चा, हम उस चीज़ को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो इसीलिए कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपैरिजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बन हुई चीज़ें, जो चीज़ें हो चुकी हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं सही तरीके से। ठीक।
अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टाइप के बेसिस पे कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने में यूज़ की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने में यूज़ की जाती है। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस को जो भी कॉस्ट से रिलेटेड है या प्रोडक्शन प्रोसेस से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम क्या करते हैं बाइफरकेट करते हुए यूज़ करते हैं। जैसे लेबर का क्या खर्चा है, मटेरियल का क्या खर्चा है, ओवरहेड का क्या खर्चा है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि भाई लेबर भी डायरेक्ट नेचर के कितने लेबर है, इनडायरेक्ट नेचर के कितने लेबर है, मटेरियल भी डायरेक्ट नेचर का मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट नेचर का मटेरियल क्या है ना? तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों के बेसिस पे हम अपना पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली सिर्फ मॉनेटरी टर्म जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे सिर्फ वो ही रिकॉर्ड होंगे। जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन नहीं होंगे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के मॉनेटरी टर्म्स में जो चीज़ें होंगी उनको रिकॉर्ड की जाती है। इसलिए इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज़ हो गई। इस तरह से हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट बेसिस हम लेते हैं यूजर्स, है ना? जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी प्रिपेयर हुई वो किन के लिए यूजफुल है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हम रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं वो हमारे लिए किसके लिए यूजफुल है। तो अगर यूजर्स की बात करें तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेसिकली वो कंपनीज के इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए यूज होती है, मैनेजमेंट्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए। क्योंकि आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, आप कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, है ना? आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये सब किसके लिए जरूरी है? जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो कंपनी का ओन मैनेजमेंट है उनके लिए जरूरी है ना, कि उनको पता हो कि कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या पॉलिसी लगाना है। तो बेसिकली इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए ये यूज़फुल होता है, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। लेकिन अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सभी तरह के स्टेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी होता है। इंटरनल स्टेक होल्डर तो साथ-साथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए भी ज़रूरी होता है। तो क्रेडिटर हो, इन्वेस्टर हो, ओनर हो, मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी है उन सबको इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो यूज़ करते हैं हम, है ना? इन्वेस्टर्स को क्यों चाहिए? उनको पता चल सके कि इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं, कैसे कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना नहीं प्रॉफिट कमा रही है। इसी तरह क्रेडिटर को होता है कि इस कंपनी को उधार दिया जा सकता है कि नहीं उधार दिया जा सकता है। क्या इसकी कैपेसिटी ऐसी कि उधार वापस कर सकती है कि नहीं? तो हर एक को ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं नेसेसिटी टू मेंटेन, मतलब क्या, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना क्या मैंडेटरी है? क्या ज़रूरत क्या है इसको मेंटेन करने की? या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है? तो इस नेसेसिटी की अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, वो जनरली मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया ये भी था कि ये कंपनीज़ एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं उसके अकॉर्डिंग होगा कि अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इतना हो रहा है, तो आपको ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना सबके लिए नहीं ज़रूरी है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, भई जो प्रोडक्ट बना रही हैं उनके लिए होता है कि वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, और या फिर गवर्नमेंट जिनको नेसेसरी कर देता है कि आपको अपना कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करके प्रोवाइड करना है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं होता है। पर जब हम बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करेंगे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, मैंडेटरी होता है। ये सभी पब्लिक कंपनीज़ की अगर बात करें, तो सभी को ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और पब्लिक के अलावा भी प्राइवेट कंपनीज़ को भी ये सबको हो जाता है कि भई आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, कि आप कहाँ कैसे बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पूरा चीज़ मेंटेन होना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैंडेटरी एक तरीके से हो गई। पर अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, ठीक। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ टैक्स की। तो देखिए जो टैक्स का बेसिस, मतलब कि अगर टैक्स जो लगाया जाता है, टैक्स जो कंप्यूट होता है कि आपको इतना टैक्स देना है, इतना टैक्स देना है, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे टैक्स डिटरमाइन होता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे टैक्स डिटरमाइन होता है? तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, तो ये टैक्स को असेस करने का कोई बेसिस नहीं है। मतलब हम इसके बेसिस पे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे टैक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? अगर एक नॉर्मली भी आप सोचिए कि ये सिर्फ खर्चा बता रहा है, और टैक्स जो लगता है, अगर इनकम टैक्स की बात करें, तो ये टैक्स बेसिकली किस किस पे लगेगा? आपके प्रॉफिट पे लगता है। या अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, तो जिस प्राइस पे ये सेल या परचेज हो रहा होगा, उस प्राइस पे वो टैक्स लगेगा। तो कॉस्ट के बेसिस पे तो बात ही नहीं बनती है ना? तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी तरीके से टैक्स को असेस नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ खर्चा है, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हुई है। तो इस वजह से ये टैक्स का बेसिस नहीं है, टैक्स को असेस करना इससे पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिस बात करें, तो ये क्या है, ये टैक्स को डिटरमाइन करने का बेस बनता है ना? ये इसके थ्रू टैक्स को असेस किया जा सकता है कि बिज़नेस को कितनी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, उसको कितना टैक्स पे करना है। क्योंकि आप क्या करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इतने का मैंने इनकम कमाई, इतना मेरा खर्चा हुआ, रिमेनिंग मेरा प्रॉफिट हुआ। अब ये अगर आपका प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए आप।
इनकम टैक्स की अगर बात करें। तो बेसिकली येस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स का बेस बनता है, इसी के बेसिस पे ही टैक्स डिटरमाइन होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये हो गया कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह का स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस तरह के स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो भी कॉस्ट वगैरह है, उसको हम कॉस्ट शीट में बनाते हैं। अगर एक प्रोसेस से दूसरे तीसरे प्रोसेस में जाने वाली चीज़ें, जैसे केमिकल इंडस्ट्री वगैरह की चीज़ें या पेपर इंडस्ट्री की चीज़ें, जो एक प्रोसेस के बाद फिर दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपका रोड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो बिल्डर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक लेते हैं, उसके बाद काम खत्म हो उसकी प्राइस लगाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करते हैं। इस तरह से हम वहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करते हैं। कॉस्ट शीट, प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये सब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ये सब हम तैयार करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक। वहीं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको कंसोलिडेट करके हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स में खत्म कर देते हैं। एक हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है और एक हमारा बैलेंस शीट। यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या काम किया है, और बैलेंस शीट हमें क्या बताता है कि ईयर एंड में, एट दैट टाइम कि 31 मार्च को अगर जब है तो उस वक्त आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है। तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू चल जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आपको ड्यूरिंग द ईयर क्या वर्किंग हुई है वो पता चल जाती है। तो 2 स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है उनके थ्रू आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिट। तो अगर हम ऑडिट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑडिट इतना मैंडेटरी नहीं होता है। अगेन कंडीशंस अप्लाई कि अगर वो आप इस कैटेगरीज में फॉल होंगे तो आपको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप उन कैटेगरीज में जो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं है तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अंदर इंटरनली आप ऑडिट कराते रहिए कि आपका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, पर एक्सटर्नल ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की जो बात हम करते हैं उस तरह से आपको कराने के लिए मैंडेटरी नहीं होगा। सब्जेक्ट जब तक आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, मतलब वहाँ की जो कंडीशंस में आप नहीं फॉल करते तब तक आपको ज़रूरी नहीं होगा। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना मैंडेटरी हो जाता है। भाई आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं है, आपको उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी। तो जितने भी बिजनेस रन करती हैं, जो भी कंपनीज रन करती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें हो जाती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज जो भी हैं, कि भाई आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सीए के थ्रू ऑथराइज हो, ऑडिट हुआ हो इसका। हाँ, ये बात अलग है कि कंपनीज एक्ट में यहाँ वहाँ भी कंडीशन दी गई है कि अगर आपका टर्नओवर इतना है तो आपको फाइनेंशियल ऑडिट करानी पड़ेगी, वो भी एक्सटर्नल ऑडिटर से, वहाँ भी कंडीशन अप्लाई है। पर इन जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो ऑडिट है वो होती ही रहती है, मतलब वो करानी ही होती है इन जनरल, आप समझिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल या मॉनेटरी यूनिट के बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ फिजिकल यूनिट्स भी कैलकुलेट की जाती है, हम वहाँ पे उसको भी अकाउंट्स कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेबर आवर कैलकुलेट होता है, मशीन आवर कैलकुलेट होता है। आपको होगा मशीन आवर पर रेट हम कैलकुलेट करते हैं कि मशीन कितने घंटे चल रही है, तो मशीन पे खर्चा हम उसको एलोकेट कराते हैं। इसी तरह लेबर कितने घंटे काम करता है उसके बेसिस पे हम लेबर का वेज सिस्टम जो है उसको हम अप्लाई करते हैं कि रोमन लगेगा, हाल से लगेगा, क्या लगेगा। तो बेसिकली क्या है, ये फिजिकल यूनिट्स कैलकुलेट होता है। एक्चुअली आवर्स में आपका क्या काम हो वो भी वहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि मॉनेटरी बात नहीं है ये तो, है ना, ये फिजिकल यूनिट्स है कि ये कितना घंटा काम किए, कैसे काम किए, तो ये सब भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जिनको मनी में आप मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक का जो जिसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स आपके बच गए हैं, तो वो तो आपको हर जगह बचेंगे। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात देखें तो वहाँ पे बने बनाए मटेरियल बचेंगे जो सेल होना है मार्केट में। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वो रॉ मटेरियल के भी फॉर्म में बचेगा, वर्क इन प्रोग्रेस के भी फॉर्म में बचेगा, है ना, फिनिश गुड्स के भी फॉर्म में बचेगा। तो वो यहाँ पे है कि हम स्टॉक को वैल्यू कैसे करेंगे, कैसे इसको अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कहा जाता है कि हमेशा उसको कॉस्ट पे ही दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है कि भाई आप उसको कॉस्ट और एनआरवी दोनों में जो सबसे कम प्राइस होगी आप उस पर दिखा दीजिए। तो इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का भी क्राइटेरिया दोनों ही अकाउंट्स में अलग-अलग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोरकास्टिंग, मतलब हम क्या फ्यूचर एक वो एस्टिमेट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं इनके बेसिस पे। तो
अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो यस, हम अपनी बजटेड टेक्निक जो बजटिंग बनाते हैं ना, उस टेक्निक के थ्रू हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कि क्या होने वाला है, कितना खर्चा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बजटेड टेक्निक ही तो यूज़ करते हैं कि मटेरियल का इतना खर्चा लगने वाला है, लेबर का इतना खर्चा लगने वाला है ना? ये ओवरहेड के इतने एक्सपेंसेस आने वाले हैं, रेट इतने रेट में मिल जाएगा, ये प्राइस लगेगी। आप वहाँ पे सब कुछ एस्टिमेट कर लेते हैं। आवर एफिशिएंसी सब आप वो क्या करते हैं, बजट बनाते हैं उसका, उसको सबको एस्टिमेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फोरकास्ट कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि बजटिंग टेक्निक के थ्रू हम फोरकास्ट ही करते हैं। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करने वाले जो ऑलरेडी हो चुका है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस है। जो खर्चे हो चुके हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, आप उनकी बेसिस पे ही अपना चीज़ रिकॉर्ड कर देते हैं। पर हाँ, एक एक चीज़ मैं फिर भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि फोरकास्टिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे अगर आपको लोन वगैरह पास कराना होता है, लोन लेना होता है ना, तो आप अपना इस साल का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो इस साल का आपका मतलब बैलेंस शीट पीएल जो बनाया है, उसी के बेसिस पे एज्यूम करते हुए आपको आने वाले 4-5 साल का आप क्या करते हो, बना के तैयार करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि मेरे ऐसे ही खर्चे जाएँगे। उसमें अपना हर खर्चों में इंक्रीमेंट ले लेते हो, इनकम में भी इंक्रीमेंट ले लेते हो कि इतना 10% इंक्रीज़ हो जाएगा खर्चा, 10% इंक्रीज़ हो जाएगी इनकम, जो भी आपका परसेंटेज होगा। फिर आप उसमें ये भी दिखाते हो कि लोन अगर हमने लिया है, तो लोन अगर हम आपका जिस लोन के लिए हमने अप्लाई किया है, अगर ये लोन आप हमें दे देंगे, तो इसी पैसे में से कैसे हम उस लोन की ईएमआई भी पे करेंगे, उसका भी खर्चा लेके, तो इस तरह से हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ अदर थिंग, ठीक है? लेकिन हम फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं कुछ कि ऐसा हो जाएगा, है ना? वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, ठीक? तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेसिस दैट इज़ प्रॉफिट असेसमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट या लॉस जो हमें पता चलता है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, ब्रांच का, डिपार्टमेंट का, जॉब का, हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना? क्योंकि इतना खर्चा इस डिपार्टमेंट में आया, इतने का हम इस डिपार्टमेंट से कवर करेंगे। तो वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट या ब्रांच या डिपार्टमेंट, उसके बेसिस पे हर जॉब का, हर प्रोसेस का, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग-अलग कैलकुलेट होता है। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर बात करें, तो ओवरऑल एंटायर बिज़नेस का देता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बिज़नेस की क्या है। तो ये प्रॉफिट असेसमेंट ओवरऑल बिज़नेस का, एंटायर बिज़नेस का करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में सेगमेंट वाइज़ चीज़ें होती हैं। क्लियर है? रिपोर्टिंग टाइम की अगर हम बात करें कि कब क्या कौन-सा प्रिपेयर करना होता है, तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग है फ्रीक्वेंट इंटरवल पे प्रिपेयर करते हैं। जैसे-जैसे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमारी आती है, वो उस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग का हम प्रिपेयर करते रहते हैं। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं, तो वो ईयर एंड जाता है हमारा। ईयर इन द सेंस कि फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारा क्लोज़ होगा, तो हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी तैयार हो, वो उसके लिए हम प्रोसेस लगातार करते रहते हैं। लेकिन जो प्रेज़ेंट करने की बात है, जो रिपोर्ट करने की बात हो कि मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स ये रहा या मेरी बैलेंस शीट ये रही, वो ईयर एंड में जाती है, फाइनेंशियल ईयर एंड में ही जाती है, ठीक है? हर बार नहीं, लेकिन वहाँ पे हम रिपोर्ट करते रहते हैं मैनेजमेंट को हर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, मतलब लगातार अक्सर करते रहते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, जिन भी बेसिस पे हमने ये पूरा डिफरेंशिएट किया है, उन बेसिस को एक बार देख लेते हैं। मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन से बेसिस हमने यहाँ पे पकड़े हैं। तो हमने मीनिंग के बेसिस पे देखा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, उसके बेसिस पे देखा, क्या कॉस्ट ये लोग रिकॉर्ड कर यूज़ कर मतलब रिकॉर्ड करने के लिए किस तरह की कॉस्ट को, हिस्टोरिकल कॉस्ट या प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, किस तरह की कॉस्ट को यूज़ करते हैं, किस तरह के इन्फॉर्मेशन टाइप को वो यूज़ कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग करने के लिए, राइट? उसके अलावा यूज़र्स कौन-कौन से हैं इसके, क्या मेंटेन करना कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है या नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो नेसेसिटी हमने देखी, टैक्स का क्या बेसिस है हमने वो देखा। इसके अलावा हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखा कि किस तरह का स्टेटमेंट ये लोग प्रिपेयर करते हैं, ऑडिट कराना मैंडेटरी है या नहीं, फिजिकल एंड मॉनेटरी यूनिट है कि नहीं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे किया जाता है, फोरकास्टिंग पॉसिबल है कि नहीं, प्रॉफिट को एसेस कैसे करते हैं, वहाँ भाई इंटायर बिजनेस का करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वहाँ हर सेगमेंट हर प्रोडक्ट का अलग अलग करते हैं। रिपोर्टिंग टाइम जनरली वहाँ पे फ्रिक्वेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में साल के अंत में होती है। तो ये हमने 14 बेसिस बनाए, जिसके बेसिस पे हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।